आज मुझे बहुत दुख हो रहा है ये वीडियो बनाने में, क्योंकि आज मैं अपने आप से 5 साल पहले किए हुए एक वादे को तोड़ रहा हूँ। मैंने बोला था कि मैं एलएफजी की दुनिया को कभी प्रमोट नहीं करूँगा, कभी इसके ऊपर कोई प्रमोशनल कंटेंट नहीं बनाऊँगा, सोशल मीडिया पर प्रोफाइल नहीं बनाऊँगा। पर अब करना पड़ रहा है। करना मैं एक्चुअली में कुछ और चाह रहा था। मैं चाहता था कि मैं कुछ लिटरेचर फेस्टिवल्स तक पहुंच सकूं, कुछ पैनल डिस्कशंस में बैठ सकूं, दुनिया से वो बातें डिस्कस कर सकूं जो मैंने पिछले 5 सालों में दुनिया से कटने के बाद महसूस की, सीखी, समझी, ट्रायल एंड एरर किया, अपनी जर्नी शेयर की। आज का ये वीडियो भी इसी बारे में होने वाला है, मेरे 5 सालों की जर्नी के बारे में। मुझे 28 जून को 5 साल कंप्लीट हो गए एलएफजी बने हुए। इस दौरान मैंने 3500 से ज़्यादा गाने लिखे, 30 अलग अलग अटेम्प्ट्स किए एल्बम्स बनाने के। मैंने अभी तक 30 से ज़्यादा एल्बम्स रिकॉर्ड किए हैं, क्रिएट किए हैं, रिलीज़ नहीं की कभी। हो सकता है अगले महीने मैं अपना पहला प्रोजेक्ट रिलीज़ करूं। आई एम वर्किंग ऑन इट। आज मैं उसकी एक नज़्म भी आपके साथ शेयर करूंगा, सुनाऊंगा आपको। पर मैं उसके पहले बात करना चाहता हूं अपने पिछले 5 सालों के बारे में। वैसे मेरा नाम मयंक गुप्ता है, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, कंसल्टेंट हूँ। मैंने अपना करियर 2008 में ब्रिटिश एकेडमी स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में 16 साल की उम्र में एक ऑफिस बॉय के तौर पर किया था। उस समय मैं बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना चाहता था। मैं बोलने में बचपन से अच्छा था, पढ़ाई में काफ़ी ख़राब। बचपन से ही जब से मैं स्टेज पर चढ़ा, कोई भी कंपटीशन हो, मैं कभी नहीं हारा। तो मैं जानता था कि चाहे वो डिबेट्स हों, चाहे वो स्पीच हो, चाहे वो फैंसी ड्रेस हो, अगर स्टेज के ऊपर बोलना है कुछ, तो आई विल बी वन ऑफ द बेस्ट। और पढ़ाई लिखाई में मैं काफ़ी कमज़ोर था, तो मुझे इस बात की बहुत क्लैरिटी थी कि पढ़ाई लिखाई से मेरा कुछ खास होगा नहीं। और इसी वजह से मैं सोचता था कि अगर मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाए, मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाए, तो शायद मैं लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल हो पाऊँगा, क्योंकि उस समय मैं काफ़ी एम्बिशियस हुआ करता था। 2008 में जब मैंने अपना करियर एक ऑफिस बॉय के तौर पे शुरू किया, इससे लेकर 2012 तक मैं दुनिया से कट गया। कट गया एज इन सुबह 7 बजे इंस्टीट्यूट पहुंचना रहता था, रात में 10 साढ़े 10 बजे तक क्लासेस चलती थी। उसके बाद लॉक करके आता था, 11 साढ़े 11 बज जाती थी, सो जाता था। अगले दिन वापस जाना रहता था। 5 साल मैंने एक छुट्टी नहीं ली। लग गया, क्योंकि मुझे मेरे एक मेंटोर मिल गए थे। मेरे हिसाब से उस समय वो दुनिया के सबसे बेहतरीन सर थे, और पहली बार लाइफ में किसी को देखकर ऐसा लगा था कि मुझे इसके जैसा बनना है। और इस वजह से एक राइट गाइडेंस मिला, और मैंने अपनी आर्ट को रिफ़ाइन किया 5 सालों तक। बाद में पता चला 5 साल मतलब 10,000 घंटे होता है। एक किताब है द आउटलायर्स, उसमें कंसेप्ट है ये कि अगर आपको किसी भी चीज़ का एक्सपर्ट बनना है, मास्टर बनना है, तो उसे कम से कम 10,000 घंटों तक डेलिबरेटली करो। ये नहीं कि तुम बनी जाओगे, बट दिस इज़ हाउ मास्टर्स बिकम मास्टर्स ऑफ वॉट एवर दे डू एंड हु एवर दे आर। तो आई वॉन्टेड टू मास्टर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पब्लिक स्पीकिंग। आज मैं मानता हूँ मैं दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक स्पीकर्स हूँ।
मुझे बस अब बोलना नहीं है उस तरीके से। खैर, तो वो जो 5 साल थे ना, उस 5 साल में मैं ऑफिस बॉय से असिस्टेंट ट्रेनर, ट्रेनर, हेड ट्रेनर, एकेडमिक डायरेक्टर, डायरेक्टर सब बन गया। 19 साल की उम्र में मैं डायरेक्टर था। ऑफिस बॉय से शुरू किया था मैंने। 10th के बाद पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी और सिर्फ काम पे फोकस किया मैंने। काम मतलब दो चीज़ें थी, सेल्स करना और ट्रेनिंग्स करना। 19 साल की उम्र तक मैं अपने शहर का सबसे अच्छा ट्रेनर था। पर क्योंकि स्पोकन इंग्लिश क्लास थी वो, और मैं ज़िंदगी भर एक स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर नहीं बनना चाहता था। 20 साल की उम्र में मैं वहाँ से निकल गया। फिर मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस लिए। आई गॉट सर्टिफाइड एज अ ट्रेनर। कुछ छोटी मोटी कंपनीज में काम किया। फिर 22 साल की उम्र में मुझे ब्रेक मिला एंड आई स्टार्टेड माई करियर एज वन ऑफ द यंगेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर्स इन इंडिया। आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ कंपनी कॉल्ड फ्लिपकार्ट, जहाँ पर मैंने जो उनके डिलीवरी बॉयज़ होते हैं उनको ट्रेनिंग दी, और वहाँ से मैंने अपना ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू किया। जब मैं कॉरपोरेट में घुसा तो आई रियलाइज्ड 40-50 साल के जो ट्रेनर्स हैं, जिनका एक्सपीरियंस मेरी एज से ज़्यादा है, मैं उनसे भी अच्छा बोल रहा हूँ। मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, मेरी स्टेज पे प्रेजेंस, मेरी लैंग्वेज पे कमांड, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, वो उनसे भी बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये वो लोग रहे होंगे जिन्होंने पहले स्कूलिंग कंप्लीट की, फिर कॉलेज में गए, 22-23 साल 24 साल की उम्र में इनका प्लेसमेंट हुआ होगा। फिर ये किसी कंपनी में गए होंगे, 27-28 साल तक वहाँ काम किया होगा। कुछ लोगों ने 30 साल तक किया होगा। फिर वो धीरे से किसी ट्रेनिंग रोल में आए होंगे, फिर वो ट्रेनर बने होंगे, फिर उन्होंने थोड़ा बहुत बोलना सीखा होगा, और फिर उन्हें असाइनमेंट्स मिलना शुरू हुए होंगे। शुरू में 2-2 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर 5 घंटे। और उस तरीके से भले ही वो एक्सपीरियंस में मेरे से काफ़ी ज़्यादा हूँ, एज में मेरे से काफ़ी ज़्यादा हूँ, पर स्टेज पर नेट पर डे बोलने का एक्सपीरियंस उनका मेरे से काफ़ी कम था। उम्र मेरी 22-23 साल थी, 24 साल थी, और बोलने का एक्सपीरियंस मेरा 15,000 घंटे के आसपास था। क्योंकि मैंने कुछ चीज़ों पर रुक कर एफ़र्ट्स लगाए। मैं सक्सेस पाने की हड़बड़ी में नहीं था। मुझे पता था अब मुझे दुनिया के सबसे अच्छे मेंटोर मिल गए। अब मुझे अपने काम में परफेक्ट होना है, और उसी परफेक्शन को मैं पिछले 5 सालों से फिर चेस कर रहा था। और इसलिए मैं दुनिया के सामने नहीं आना चाहता था। पहली बात तो मेरा ये मानना था मैं कुछ ऐसा क्रिएट कर रहा हूँ जो आज तक किसी ने किया ही नहीं, और इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मुझे किसी भी प्रकार का फीडबैक मिले। और इस प्रॉब्लम को भी समझना, मैं शायरी करता था बहुत पहले से, 16 साल की उम्र से शायरी कर रहा हूँ मैं। तो जब मैंने रैप करना शुरू किया, उसके पहले भी मेरे पास लगभग 15-16 साल का एक्सपीरियंस था शायरी करने का। तो मैं जो लिखूँगा वो बेहतरीन है, इसमें कोई दो राय थी ही नहीं। पर शायरी करते वक्त मुझे कभी भी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी, अपनी यूनिक झलक नहीं मिली। मैं कब तक वही महबूब वाली बातें करता रहूँ? मुझे नहीं करनी थी वो सब बातें। मैं नहीं था वैसा इंसान। मुझे प्यार मोहब्बत से मतलब नहीं है। मुझे नहीं है मतलब उन मैक्सिमम बातों से जिससे इस दुनिया को मतलब है। मुझे फ़िलॉसफ़ी करनी है। मुझे दुनिया के बारे में वो बातें करनी है जो आज तक कभी नहीं हुई। मुझे ह्यूमन बिहेवियर पे बात करनी है। ये मेरा एक्सपर्टीज़ भी रहा है। आई वॉज़ वर्किंग एज अ कॉर्पोरेट बिहेवियर ट्रेनर। मैंने 70 से ज़्यादा कंपनीज में काम किया, 100 से ज़्यादा कॉलेजेस में ट्रेनिंग दी। मैंने 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी है। बट इन ऑर्डर टू बिकम परफेक्ट, इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट फीडबैक हुआ, तो मैं इस वीडियो के साथ शेयर करूँगा अपने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के फीडबैक्स, एंड यू विल सी के वो परफेक्ट है। अब परफेक्ट का मतलब क्या है? एक तो ये कि आई वॉज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेनर्स इन द वर्ल्ड, और दूसरा मतलब ये है कि वो बहुत मंडेन सी चीज़ है, वो बहुत बोरिंग चीज़ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ह्यूमन बिहेवियर के एक्सपर्ट हैं तो हम समझ जाते हैं कि हम क्या करेंगे तो किसी को इम्प्रेस कर देंगे, क्या नहीं करेंगे तो किसी को इम्प्रेस नहीं करेंगे। और इस वजह से ना ज़िंदगी लोगों को इम्प्रेस करने के बारे में बन जाती है। जब तक आप वैलिडेशन सीख करते हो तब तक तो ये बातें अच्छी लगती हैं। पर फिर आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी से, अपने ट्रू सेल्फ से डिस्कनेक्टेड होने लगते हो। जैसे मैं ट्रेनिंग करते करते हो गया। मुझे पता है कि मैं क्लाइंट लोकेशन पर आया हूँ, मुझे पता है कि अब मुझे अच्छी अच्छी बातें करनी है,
मुझे पता है कि मुझे इंस्पायर करना है इन बच्चों को, मुझे पता है कि मुझे इन्हें मोटिवेट करना है, मुझे पता है मुझे थोड़े समय के लिए एक अच्छा इंसान रोल प्ले करना है, कर दूंगा। हर वो चीज़ कर दूंगा जिससे मेरा फीडबैक अच्छा हो जाए, जिससे मैं साबित हो जाऊं कि एक बहुत अच्छा ट्रेनर हूँ। पर फिर क्या, मैं चेज़ कर रहा था परफेक्शन, मैं चेज़ कर रहा था परफेक्ट स्कोर्स, मैं चेज़ कर रहा था कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। इतना मंडेन हो गया मेरे लिए, जैसे हर चीज़ पता चल गई। तो अब क्या करें? जब तक सक्सेसफुल नहीं थे, हमने सक्सेसफुल होने के लिए जो लगा वो किया। पर तब क्या करें जब सक्सेस में कोई मीनिंग ही समझ में नहीं आता? जैसे दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, तो अब क्या करते रहें? क्या सेंस है इन बातों का? बचपन से मेरे अंदर एक आर्टिस्ट था। मुझे मुझे बहुत अलग किस्म की परवरिश मिली बचपन से। एक तरफ तो मेरे ही घर में जहाँ मुझे चूतिया समझा जाता था, और मेरे नाना जी, जिन्होंने 8 साल की उम्र से मुझे छोटी छोटी किताबें देना शुरू कर दिया। वो मुझे एक दुकान पर लेकर जाते थे, नंदू की दुकान पर। किराने की छोटी सी दुकान थी वो, पर वहाँ पर बच्चों की पसंद की हज़ारों चीज़ें मिलती थी। छोटी छोटी टॉफ़ियाँ, चॉकलेट, लेज़, चिप्स, आय हाय जो चाहिए सब मिलता था वहाँ। अब क्या करते थे नाना जी, शुरू शुरू में तो उन्होंने मुझे वहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया, बोले जो चाहिए बेटा ले ले। अब बच्चा क्या ले लेगा, एक थैली भर के लेता था तो 50 रुपये का आता था, नाना जी रोज़ दिला देते थे। जब मैं 8 साल का हुआ ना, गर्मियों की छुट्टी में नाना जी के यहाँ गया, तो नाना जी ने बोला नंदू के यहाँ चलना है? मैंने बोला हाँ। बोले ठीक है फिर तैयार हो जाओ। मैंने मम्मी से बोला मम्मी मुझे तैयार कर दो, जाना है। मम्मी ने तैयार किया, मैं नाना जी के पास गया। नाना जी चलें? वो बोलते 1 मिनट चलते हैं। और उन्होंने मुझे छोटी सी एक किताब दी, ज्ञान के मोती करके। 20 एक पन्ने की किताब होगी, इतनी पतली सी किताब, छोटी सी, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था। बोले ये किताब पढ़ लो, चलते हैं फिर। अब क्या था उस किताब में, क्या नहीं था? मोरल साइंस की बातें थी, अच्छी अच्छी प्यार की बातें। सुबह जल्दी उठो, तैयार हो जाओ, बड़ों की बात मानो, सेवा करो, फालतू की बात। खैर, वो किताब मैंने जैसे तैसे ख़त्म की, क्योंकि मुझे नंदू के यहाँ जाना था। नाना जी ने बोला हो गई? मैंने हाँ हाँ नाना जी हो गई। बोले अच्छा क्या लिखा है इसमें? अब पढ़ी हो तो जवाब दूँ। मैंने बोला नाना जी, अब बच्चा था उस समय तो झूठ बोलना भी नहीं आता था, अभी तो बता भी दूंगा बिना पढ़े। मैंने नाना जी पूरी नहीं, ढंग से नहीं पढ़ी। बोले अरे ऐसे नहीं करना, ढंग से पढ़ो इसको। मुझे पहली बार उनकी बात ना मानने में तकलीफ़ हो रही थी, मतलब इस तरीके से कि उन्होंने ऐसा एक कनेक्ट बिल्ड कर लिया था। तो ह्यूमन कनेक्शन कह लो या जिस भी वजह से, फिर मेरे को एकदम से गिल्ट हुआ। मैंने वो किताब बैठकर ध्यान से पढ़ी, जितनी भी पढ़ सकता था। फिर वापस गया नाना जी के पास, नाना जी पढ़ ली। नाना जी ने बोला अच्छा बैठो। फिर उन्होंने मुझसे 5 6 7 बातें की, उन्हें आइडिया लग गया मैंने पढ़ ली है। वो मुझे नंदू के यहाँ ले गए, जो चाहिए था वो दिला दिया। और इसी तरीके से रोज़ वो मुझे एक छोटी छोटी किताब पकड़ा दिया करते थे। मैं उस किताब को ध्यान से पढ़ता था, फिर नाना जी मुझसे संवाद करते थे। और उस वजह से ना मुझे बचपन से किताबें पढ़ने का शौक़ हो गया। मतलब 9 साल की उम्र से तो मैंने ओशो पढ़ना चालू कर दिया था। भले ही घंटा समझ नहीं आता था, पर एक हैबिट बिल्ड हो रही थी। उस वजह से ना जब तक मैं 12 13 14 साल का हुआ ना, मैं बहुत कुछ पढ़ने लग गया था। मैंने उस समय दीक्षा भी ली थी बापूजी से। मैं शास्त्रों का भी अध्ययन करता था, मुझे थियोलॉजी भी पढ़ना थी, बहन जो सब करना था लाइफ में, पढ़ाई छोड़कर उस समय। जैसे आज काम नहीं करता मैंने काम करना सालों पहले छोड़ दिया।
अब मैं फुल टाइम लिखता हूँ, कम दुनिया से कटा रहता हूँ, कमरे में बंद रहता हूँ, फूंक के पड़ा रहता हूँ और लिखता रहता हूँ। कभी 12 घंटे, कभी 15 घंटे, कभी 18 घंटे, पर मैं लगा रहता हूँ। बुनियादी ऐसी बनी थी, बचपन से ही बैठने की आदत हो गई थी। फिर मैंने चेस खेलना चालू किया, काफ़ी समय नहीं खेल पाया, पर उसके बाद मैं किताब ले आया था वहाँ से, और वो किताब ना घंटों प्रैक्टिस करता रहता था एक ही जगह पर बैठकर, और उस वजह से मेरी कैपेसिटी बिल्ड हो गई। मैंने एक एक रात में 4-4, 5-5 नज़में लिखी हैं, गाने बनाए हैं, 20-20, 25-25 घंटे सलंग बैठा हूँ। तो मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं एज एन आर्टिस्ट, पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे यूनिक बनाता है, स्पेशल बनाता है। खैर, अब मैं ये बता रहा हूँ तो मेरे पास सोचने समझने की शक्ति आ गई, मेरे पास बोलने में मैं अच्छा ही था। फिर क्योंकि मैं अच्छा पढ़ लेता था, अच्छी चीज़ें जानता था, सीखता रहता था, तो मेरे पास हमेशा चीज़ों के जवाब रहते थे। जब मैं 16 साल का हुआ तो बोलने की जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली उसने मुझे बिल्कुल एक अलग किस्म का इंसान बना दिया। और मैंने रियलाइज़ किया लाइफ में कि प्रोबेबली मैं इस चीज़ में दुनिया में सबसे अच्छा हो सकता हूँ। एंड दैट्स एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्टेड टू बी। आई वॉन्टेड टू बी द बेस्ट पब्लिक स्पीकर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर इन द वर्ल्ड, जो मैंने 2018 तक चेज भी किया। पर जब उसके बाद एक दिन आई रियलाइज्ड कि अब तो मैं वो बन गया हूँ जो मुझे चाहिए। आई नीडेड अनदर मीनिंग इन माई लाइफ एंड आई डिड नॉट हैव वन। खैर, फिर लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे मेरी प्रेजेंट रियलिटी और सेट ऑफ वैल्यूज़ बिल्कुल टूट गए। आई फेल्ट लाइक कमिटिंग सुसाइड। सब कुछ बिखर सा गया, और उस वक्त मैंने निहिलिज्म को एक्चुअली गहराई से समझा। पढ़ा तो काफ़ी सालों पहले से था, फ्रेडरिक नीत्शे, जीन पॉल सार्त्रे, अल्बर्ट कामुस, आर्थर शाफनहायर, ये सब मेरे 15-16 साल की उम्र से ही काफ़ी बड़े इन्फ्लुएंस थे। यानी अगर मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर नहीं होता तो शायद ये सब करना चाहता, पर मैं कभी कर ही नहीं पाया, क्योंकि मैं सक्सेस, पैसा, एक्सीलेंस चेज़ करता रहा। इन सब ने मुझे एक लेवल तक इंगेज भी रखा, पर जब मेरे अंदर का अकेलापन और बढ़ गया, जब मैं और तन्हा हो गया, तो उन सब चीज़ों ने काम करना बंद कर दिया। मैंने इनफैक्ट 2021 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। आप नेट पे कभी सर्च कीजिएगा मयंक गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो यू विल रियलाइज़ कि आई हैव अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट काउंसलिंग इन द वर्ल्ड। मैंने 25 घंटों तक लगातार काउंसलिंग की। कोरोना के दौरान एक्चुअली मेरे पास काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स का फ़ोन आया कि सर वी आर नॉट फीलिंग गुड मेंटली, हम सुसाइड कमिट करने जैसा ख्याल आ रहा है हमें, सर मेरी नौकरी चली गई, सर मेरी मम्मी मर गई। एंड दैट एक्चुअली गॉट मी इनटू काउंसलिंग। कोविड के दौरान मैंने हज़ारों लोगों की काउंसलिंग की। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ की, एंड आई वांटेड टू डू इट प्रोफेशनली एज वेल। तो मैंने फिर अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह भी ली। आई बिल्ड कॉन्क्रीट फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मैं बिहेवियरल एक्सपर्ट रहा ही हूँ, ट्रेनर मैं रहा ही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे कंट्रीब्यूट करी ओवर 30 ईयर्स, जिस वजह से 30 साल के बाद मैंने ये दुनिया छोड़ ही दी, और मैं अगले 5 सालों के लिए इससे कट कर कुछ और बन गया। अभी भी 30 साल का ही हूँ, अभी भी जैसे दिमाग में टाइमलाइन तक बिगड़ चुकी है, क्योंकि आई एम नॉट इन अ वे पार्टिसिपेटिंग इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि कल क्या तारीख है, जब इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता, जब इस बात से फ़र्क ही नहीं पड़ता अभी क्या टाइम हो रहा है, तो लाइफ बहुत अलग तरीके से दिखने लगती है।
रोज़ सुबह उठकर मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं अपनी एनर्जी सेव करूँगा ताकि शाम के वक्त मैं लिखने बैठ सकूँ। कुछ नहीं करता दिन भर, सोता ही रहता हूँ 4 बजे तक तो। पर मैं शाम को उठता हूँ, चाय पीने जाता हूँ, फिर सिगरेट्स खरीदता हूँ और घर आ जाता हूँ और अपने आप को दुनिया से काट लेता हूँ। और सुबह 7 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक, जब तक लिख सकता हूँ, जब तक नींद नहीं आती, जब तक सिगरेट ख़त्म नहीं होती, लिखता रहता हूँ। पिछले 5 सालों में मैंने 10,000 घंटे से ज़्यादा लिखा है। 12 से ज़्यादा किताबें हैं। मेरी खुद की ओरिजिनल फ़िलॉसफी है जो मैंने क्रिएट की है। आगे चलकर इसे भी लॉन्च करूँगा, इंट्रोड्यूस करूँगा दुनिया के सामने। इसका नाम ऑब्जर्विडिज्म है। देखो, कोशिश करूँगा मेरे ज़िंदा रहते हुए आ जाए। पर जब मैं अपनी लाइफ को पलट के देखता हूँ और मैं रियलाइज़ करता हूँ कि मैं ये फ्रीडम परचेस कर पाया। मैं लाइफ में 30 साल की उम्र तक वो लिवरेज हासिल कर पाया कि मैं अपने आप को इन अ वे फिनेंशियली फ्री रख सकूँ, जैसे तैसे ऑपरेट कर सकूँ। आज मेरी हालत बहुत ख़राब है बिकॉज़ एज एल एफ जी आज तक 1 रुपया नहीं कमाया। और एल एफ जी बनने के लिए मैंने पिछले 5 साल अपने आप को दुनिया से काट रखा है। ट्रेनिंग्स नहीं करता क्योंकि मैं कुछ ऐसा क्रिएट करके जाना चाहता हूँ जो मेरे बाद भी रह जाए। मेरी लाइफ में 2 लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। एक मेरे मेंटोर अमर सर, जिन्होंने मुझे सही गाइडेंस दिया, हाई इनकम स्किल सिखाई, मुझे बोलने में अच्छा किया, जिनकी वजह से मैं कुछ बन पाया। और जॉन एलिया, अगर वो नहीं होता तो शायद आज मैं भी नहीं होता। मैं जाने से पहले दुनिया को वही देना चाहता हूँ जो जॉन एलिया ने मुझे दिया। और उसके लिए मुझे सक्सेसफुल होने के लिए, फेमस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मुझे दुनिया से जुड़े रहने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस दुनिया के लिए तो 5 साल पहले ही मर चुका हूँ। 5 साल हो गए मुझे, तो लिबरेशन भी मिल गया है। मुझे अब कुछ सच नहीं चाहिए दुनिया से। अब बस ये चाहता हूँ कि जो फ़िलॉसफी मैंने बनाई है, ऑब्जर्विडिज़म और एलएफजी की दुनिया, ये मैं दुनिया को जाने से पहले सही तरीके से प्रेजेंट कर पाऊँ। मेरा काम हो जाएगा, मैं निकल लूँगा। पर मैंने लाइफ में अगर इतना सक्सेस इतनी इजीली अचीव कर लिया तो उसके पीछे एक कारण था। मेरे 5 साल, 10,000 घंटे। एलएफजी को भी मैंने यही सिखाया कि ब्रो, जो भी करना है ना उसमें इतना परफेक्ट हो जा बहनचोद, दुनिया की कोई ताकत ना तुझे कुछ बोल ना पाए। जैसे अमर सर मुझे हमेशा समझाते थे, वो बोलते थे, मयंक सर, इस कमरे को ना गलती करो केंद्र की तरह देखो, यहाँ जितनी गलतियाँ करनी है कर लो, कोई नहीं जानता। आज मैं जब कमरे में बैठा हूँ तो मैं कितनी भी गलतियाँ कर सकता हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है अभी हार्ट अटैक आ जाएगा, अभी मर जाऊँगा। रुक के देखता हूँ कहीं हार्ट अटैक तो नहीं है। अभी ऐसे ही लगा था। खैर, जाने से पहले सिर्फ एक गोल है कि मैं आप लोगों को ये बता पाऊँ कि शायद देखो मैंने क्या किया है। देखो, मैंने काफका पढ़ा, मैंने बुकॉस्की पढ़ा,
मैंने पसुआ पढ़ा, मैंने कामुस पढ़ा, मैंने नीत्शे पढ़ा, मैंने शोपेनहायर पढ़ा और मैंने ये बनाया। मैं आज के लोगों से संवाद ही नहीं करना चाहता। मैं एक ऐसी परंपरा से आया हूँ जो निहिलिज्म से शुरू हुई थी, आर्थर शोपेनहायर से। फिर वो फ्रेडरिक नीत्शे के पास गई, प्रैग्मेटिज्म बना वहाँ से। फिर वो आगे चल के जीन पॉल सार्त्रे के पास गई जहाँ एग्जिस्टेंशलिज्म हुआ। फिर वो अल्बर्ट कामुस के पास आई जहाँ एब्सर्डिज्म हुआ। और फिर वो संवाद होना ही बंद हो गए। पिछले 50 सालों में साला या तो लोग इन लोगों को गलत साबित कर रहे हैं या सही। तुम्हें क्या लग रहा है इसके आगे कुछ नहीं था? बहुत कुछ था, बस उसे एक्सप्लोर करने की और कहने की हिम्मत नहीं थी किसी में। फाइनली मैंने वो हिम्मत दिखाई। तो ये लगभग 150 सालों की एक परंपरा है जिसका मैं हिस्सा हूँ। ये संवाद मैं आज से नहीं कर रहा, ये संवाद मैं आने वाली जनरेशन से कर रहा हूँ। मेरी फ़िलॉसफी दुनिया की सबसे ऑथेंटिक और व्यवहारिक फ़िलॉसफी है, सबसे प्रैक्टिकल। ऐसी कोई फ़िलॉसफी हुई नहीं, बताऊंगा वक्त आने पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो मैंने 5 साल दिए, ये 5 साल देने की मुझे इतनी खुशी है। मैं जितना फ़ायदा पहुँचा सकता था दुनिया को एज अ ट्रेनर, आई रियलाइज वो लिमिटेड है। दूसरा, वो फिर सक्सेस, फेम, पैसे के बारे में बनता जा रहा था। वो सारा का सारा खेल रिपीटिशन का था। मैं इतना अच्छा इसलिए नहीं हुआ था कि मैं ज़िंदगी भर फिर उसी प्रोसेस को रिपीट करता रहूँ, भले मुझे मज़ा ना आए। पिछले 5 सालों से मैं वो लिख रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ, वो बना रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ, और मुझे इतनी खुशी होती है। साला अगर अभी मर जाऊँ ना तो मुझे 1 सेकंड गिल्ट नहीं होगा। मतलब होगा कि मैं अपना काम पेश नहीं कर पाया और मैं कुछ भी नहीं बन पाया, पर मुझे इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मर जाऊँगा, बहुत सारे दुख हैं, पर और क्यों नहीं फ़र्क पड़ता इस बात का एक सिंपल सा बात ये भी है कि बहन जो तुम भी मर जाओगे, मुझसे 10-20 साल ज़्यादा रह लोगे, दैट्स इट। क्योंकि जब हम दुनिया में अटक गए ना तो फिर हमें खुद के लिए वैसे भी कोई समय नहीं मिल रहा। मैंने कम से कम पिछले 5 साल में हर वक्त अपने आप को दिया है। मैं जब ट्रेनिंग करता था तो मैं कंसेप्ट पढ़ाता था, सेंटर ऑफ लोकस। वो कंसेप्ट था लोकस ऑफ कंट्रोल का। वो साइकोलॉजी का एक कंसेप्ट है जो कहता है कि बेसिकली आपको बाहर की चीज़ें कितनी प्रभावित करेंगी, एक्सटर्नल इवेंट्स आपकी लाइफ में कितना कंट्रोल करेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका सेंटर ऑफ लोकस कितना अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है। सेंटर ऑफ लोकस जितना बाहर की तरफ होगा आपको उतना फ़र्क पड़ेगा। जैसे मुझे पड़ता था, लोग मेरी ट्रेनिंग के बारे में क्या बोलते हैं, लोग मेरी पब्लिक स्पीकिंग के बारे में क्या बोलते हैं, लोग मेरी बातों के बारे में क्या बोलते हैं, और इसलिए मैं पॉलिटिकली करेक्ट होता चला गया, मोरली और अच्छा होता चला गया, एथिकली और अच्छा होता चला गया, मैं महान बन गया। अब क्या करूँ इस महानता का? दुनिया तो प्रैक्टिकल होकर चलती है, अब मुझे प्रैक्टिकल होना आता ही नहीं है। तो प्रैक्टिकल होना नहीं आता मतलब जिसे दुनिया प्रैक्टिकल कह रही है, मेरा प्रैक्टिकल कुछ और है। अगर कोई अंतिम सत्य है ही नहीं दुनिया का, अगर कोई भी मूल्य सभी पर एक समान लागू नहीं हो सकता, अगर कोई भी चीज़ ऑब्जेक्टिवली सही है ही नहीं, वैसी है ही नहीं जैसी हम सोचते हैं, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है हम क्या सोचते हैं? आप फ्री है मानने के लिए जो मानना चाहते हैं, जैसे मैं फ्री हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम जो मान रहे हैं वो सच हो जाएगा। अब अगर कुछ सच नहीं है और मुझे इस माया से इंटरेक्ट नहीं करना, मुझे वो नहीं करना जो दुनिया करना चाहती है या दुनिया को करना पड़ता है, क्योंकि पैसा कमाना तो बेसिक है, तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। शाहरुख खान एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, वो बोलते हैं कि
फर्स्ट बिकम रिच, देन बिकम अ फिलोसोफर। मैं पढ़ता हूँ तो मुझे हंसी आती है। फिलोसोफर कोई बिकम करने की चीज़ नहीं है, ये बी करने की चीज़ है। यू डोंट बिकम अ फिलोसोफर, यू बी अ फिलोसोफर। आई मीन, यू आर अ फिलोसोफर और यू आर नॉट। इट इज़ जस्ट दैट कि जितना पैसा है आपके पास, लोग आपसे उतनी कम बकचोदी करेंगे, बट उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट उन लोगों के लिए ये कुछ भी नहीं है जिन्होंने अपने अंदर एक दुनिया बना ली है। जब मैं ये कंसेप्ट पढ़ाता था सेंटर ऑफ लोकस का, तो उस समय ना मैं खूब पैसा कमाना चाहता था, और मुझे सबसे ज़्यादा बॉदर करते थे प्रेमचंद जैसे लोग। कभी उनकी फ़ोटो देखना, कभी ध्यान से उनके कपड़े, उनके जूते देखना। मुझे याद है अच्छे से, कोई हमारे प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कौन थे गॉड नोस, उनके बारे में कहानी थी हमारे किताब में, थर्ड सेकंड की बात होगी, कि वो किसी कंट्री में गए थे टूर पे, कुछ पॉलिटिकल रिलेशंस के लिए, और उनका सूट बेसिकली फटा हुआ था, सिलाई खुल गई होगी कुछ। तो उनकी सेक्रेटरी ने बोला कि सर मैं एक नया सूट बनवा देती हूँ। तो वो बोलते नहीं, मैं सरकार के दिए हुए पैसों से अपनी पर्सनल शॉपिंग नहीं करूँगा। मैं सोचता था क्या चूतिया जैसी बात है, तुम हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम क्या बता रहे हो बाहर जाकर, तभी तो हमारी इमेज इतनी गरीबों वाली बनी है। और आज मैं ऐसे लोगों को एग्जैक्टली समझता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं प्रेमचंद को देखता था तो प्रेमचंद के चैप्टर्स तो रहते ही हैं स्कूल में। छोटा था मैं, फोर्थ फिफ्थ के आसपास की बात होगी। तो प्रेमचंद का कोई चैप्टर था, प्रोबेबली हीरा और मोती करके, कोई उनका वो दो बैलों की कहानी थी शायद, वो वाला चैप्टर था। तो टीचर उनका जीवन परिचय पढ़ा रही थी, और वो बोल रही थी कि ये कितने महान हैं और ये कितने गरीब हैं, कितनी मुफलिसी देखी है, कितनी कंगाली देखी, हालत ख़राब रहती थी। तो मैंने खड़े होकर पूछा, मैडम 5-10 हज़ार रुपये तो आप भी कमा लेती हो और आप तो महान भी नहीं हो, तो इनके पास पैसा क्यों नहीं था। तो क्लास में बच्चे हंस दिए, मैडम ने अदरवाइज़ ले लिया, मुझे बाहर कर दिया, पर मुझे जवाब नहीं मिला। आज समझ में आता है मुझे कि वो किसी बढ़िया स्कूल में प्रिंसिपल भी हो जाते और 50,000 रुपये भी कमा लेते उस समय के हिसाब से, तब भी वो ये साहित्य छोड़कर नहीं जा पाते। कुछ ऐसा ही होता होगा जैसा मेरे साथ है। आज मैं लाइफ में कुछ भी कर लूँ, पर इसका इम्पैक्ट आज से 50 साल बाद नहीं रहेगा। मैं आज भी नहीं जानता मेरे दादाजी के पापा का क्या नाम था। 2 जनरेशन्स पुरानी बात है, बट इट डजेंट मैटर। ये नहीं कि जानता नहीं हूँ, और दूसरा ये भी कि मैं जानना भी नहीं चाहता ना भाई, क्या करूँगा जान के। मैं जानना चाहता हूँ महाराणा प्रताप ने क्या किया, मैं जानना चाहता हूँ भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया, मैं जानना चाहता हूँ गौतम बुद्ध ने क्या किया, गांधी ने क्या किया, मार्क्स ने क्या किया, बुकॉस्की ने क्या लिखा, जॉन एलिया ने क्या थूका। पर मैं ये नहीं जानना चाहता मेरे दादाजी के पापा ने क्या किया था, दादाजी क्या करते थे, क्योंकि ये रेलेवेंट है मेरे लिए। मेरे लिए रेलेवेंट है वो आर्ट जो मुझे टच करती है। क्रिएट भी मैं कुछ ऐसा ही करना चाहता हूँ जो मुझे टच करता हो। तभी शायद 5 साल से मुझे इससे एक पैसा नहीं आया, पर मैं करता गया इसे। आज तो चलो प्रोफाइल बनानी है तो मैं ये बातें कर रहा हूँ, पर अभी भी नहीं पता कि प्रोफाइल बनाऊँगा कि नहीं, बनेगी कि नहीं, बन जाए ठीक है, नहीं बन जाए ठीक है। करना क्या था मुझे, मुझे कुछ ऐसा बनाना था जो आज तक कभी हुआ ही ना हो। मैंने क्रिएट भी कुछ ऐसा ही किया।
और इसीलिए मुझे इसे लेबल करने में, नाम रखने में, ये क्या है क्या नहीं है बताने में बहुत दिक्कत होती है। लोग इसे रैप की तरह सुनते हैं तो मुझे तकलीफ़ होती है। लोगों को मैं इसे शायरी की तरह सुना नहीं सकता। ये कहीं नहीं है। 5 साल पहले जब मैं ये सब करने आया था तो मुझे पता था कि इस रास्ते से वापसी नहीं है। ये जो रास्ता मैं चूज़ करने जा रहा हूँ ये मुझे मार डालेगा। इस रास्ते पे फेम नहीं है, इस रास्ते पे दुनिया से नेटवर्क करना, कनेक्ट करना नहीं है। मैं सक्सेस ऑलरेडी था, पैसा मैं ऑलरेडी कमा रहा था। मुझे ये सब करने के लिए म्यूज़िक बनाने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे म्यूज़िक बनाना था इसलिए मैं म्यूज़िक बनाने आया। पर यह बात मैं दुनिया को कभी समझा नहीं पाया। दुनिया ने कभी इस बात को समझने की कोशिश भी नहीं की और इसी वजह से मैं इससे कटता चला गया। तो 5 साल पहले मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ आया था इसमें। मैं ऐसा नहीं था तब। उस समय के पहले तक मैंने लाइफ में जो चाहा वो यूँ कर लिया। तो मुझे लगता था मैं जो चाहता हूँ वो कर लूँगा। पर मुझे पता ही नहीं था कि भैंचोद मेरे अंदर म्यूज़िकलिटी है ही नहीं। मैं टोन डेफ हूँ भैंचोद। मुझे बीट समझ में नहीं आती। मैं टक 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 नहीं कर पाता। मेरे अंदर लय की समझ ही नहीं है। मैं सीखना चाहता था बचपन में सिंगिंग वगैरह, पर पढ़ाई में अच्छा नहीं था। पापा ने कभी सिखाया ही नहीं। अब ये इन सब चीज़ों के बारे में बचा ही नहीं है। अब ये तो कुछ बातें हैं जो मुझे करनी है। मैं बहुत अलग चीज़ हूँ यार। तुम लोग समझ जाओगे ना तो मज़ा आ जाएगा। 5 साल पहले मैंने कुछ ऐसा सोचा था कि अगर मैं एलिव जी हूँ तो मेरा एक एंथम होना चाहिए। कल को अगर मेरे ऊपर पिक्चर बनेगी तो उस पिक्चर में ये वो थीम होगी। जैसे ये पिक्चर किस बारे में होगी, तो ये पिक्चर इस बारे में होगी कि 5 साल कैसे एक व्यक्ति कट गया दुनिया से और कैसे उसने वो सब हासिल कर लिया जो वो ज़िंदगी भर से चाहता था। जैसे ये बेसिकली ध्यान में रख कर लिखा था मैंने उन 5 सालों को जो मैंने ब्रिटिश एकेडमी में गुजारे थे स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। तो मैं बताता हूँ उस समय कैसा था। ये गाना मैंने डाला भी था, पर इसीलिए नहीं डाला था क्योंकि मैं डालना चाहता था, बल्कि इसलिए कि मुझे एक होप थी कि शायद लोग इस तरीके से कुछ सुनेंगे। मैंने एक दो लोगों को सुनाया, बट मुझे फिर वैसा रिस्पॉन्स भी नहीं आया और मैं वो फीडबैक चाहता भी नहीं था जो लोग मुझे दे रहे थे। तो मैंने उसे कभी प्रमोट ही नहीं किया। आज तक मैं करीब 7-8 गाने डाल चुका हूँ, पर मैंने एक भी गाना आज तक प्रमोट नहीं किया। अब करूँगा। अब फाइनली मेरी साउंड आ गई है। अब ये वो चीज़ है जो मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको इसके बाद जो नज़्म सुनाऊँगा ना, वो अभी इनफैक्ट ये जो एक नई एल्बम मेरी आ रही है, जो मेरी डेब्यू एल्बम है, ईपी है 3 गानों की, यार बरक्स ख्वाब, उसका पहला ट्रैक होगा। पर मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो यार बरक्स ख्वाब जो मैं आपको ये सेशन ख़त्म होने से पहले सुनाऊँगा, वो मैं कैसे लिख पाया? वो एबिलिटी क्या है जिसकी मैं इतनी तारीफ़ करता हूँ? जैसे आप लोग समझ लेंगे तो ठीक है, नहीं समझोगे तो मुझे चूतिया समझ लोगे, और या फिर बाद में कभी समझ में आएगा कि मैं क्या करके गया हूँ। देखो मैंने क्या लिखा है। ये गाना है, गाने की लिंक हुआ तो इस वीडियो के नीचे शेयर भी करूँगा। अब सुनना जाके। आई डोंट नो कैसा लगेगा, मुझे तो अच्छा लगता है। पर मुझे उसके लिरिक्स और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये मेरा एंथम है काइंड ऑफ। जैसे अगर कोई भी मुझसे पूछेगा ना कि हमें किसी चीज़ में अच्छा होना है, क्या करें, तो मैं बोलूँगा ये करो। क्या फ्रेमवर्क है, क्या बातें हैं। देखिए क्या लिखा है मैंने कि बनना फरारी तो काटी फरारी थी 5 साल, दुनिया के तानों की दिल पे चली आ रही 5 साल, नाम भी मेरा मुझे लगती गाली थी 5 साल, पूछो ना लाइफ ये कैसे गुजारी थी 5 साल। 5 साल जिया जैसे जेल में हो कैदी मैं 5 साल, मुझे एक बेल नहीं मिली 5 साल, आंखें बनी रही नील नदी मेरी 5 साल, मेरे हाल रहे जैसे सती 5 साल, ऐसे थे 50 साल थे 5 साल में मैंने पकाए बाल थे, बना बेमिसाल हूँ मैं जो किया बवाल था, मैं जो भी हूँ मैं 5 साल के कमाल थे, तू भी दे 5 साल देखेगा जादू, जोड़ ले तो 10,000 घंटे हैं बाबू, जो भी तू चाहेगा होगा वही, बस फिर नियम और शर्तें हैं लागू, चीते से बोले थे तहरो तो कहने के मानी थे इनके के हारो, अपने भी लगते थे गैरों के जैसे वो करते सुलूक के बैरो, कैसे ना कोई जहर हो कारण नहीं एक के ठहरो, चाहत थी हासिल करूं ब्लैक पर्ल मैं जैक सफ़र पे स्पैरो, लड़का मैं 16 का सनकी मैं शोला था, निकला मैं घर से जो खून ये खौला था, आग बबूला मैं कौन क्या भूला मैं सब्र का घड़ा जो फूटा था,
रिश्ते और नातों पे थूका था थू, दिल मेरा अपनों से टूटा था यूं, उनको पता भी नहीं रूठा था उनसे क्यों, भरोसा दुनिया से उठा था क्यों। मुर्शिद से मिला चला उसके कहने पर, धूप या छाँव या बारिश में, पहुंचा फलक पे था ये मेरा लकना था, 100% हर एक कोशिश में। हद में नहीं रहना था मुझको कभी, क्योंकि छोटा नहीं था मैं कद में, गंदगी सुनता ये कब तक ज़माने की, कब तक ये रखता मुंह बंद में। बना था फिर मैं भी स्वार्थी, लड़ा था 5 साल जैसे कि वॉर थी, ख्वाबों की उठानी अर्थी नहीं थी, मैं खुद ही का बना था सारथी। हार कैसे मान लेता माइंडसेट वॉर का, मैं 5 साल बिना रुके चला विजन फार था। एलॉन मस्क का जैसे मिशन मार्स है ना, इतना ही मीनिंग है मेरे बार्स का। हार के वेस्ट नहीं करना, सीख के बच देना, तू बंदा निडर बन के डर को फेंक देना, मुश्किलें खा लेना जैसे केक हो, ये प्रूफ देना उजिए तू वरना फेंको ना, साथ तू देना सही का, रहना ना वरना कहीं का, खुद को बदलने का लेना है ठेका, जो बदला नहीं ना कहीं का, बनना जो अब तक नहीं था इस दुनिया में, करना जो मुमकिन नहीं था, मानो तो पत्थर ही खुदा है दुनिया में, मानो तो रहबर है गीता। जो भी ना जीता वो पढ़ लेगा गीता, तो वजह वो जानेगा हार की, लफ्ज़ है हीरे से मानी है कुंदन से, लेकिन बस समझेगा पारखी। गीता जवाब है सारे सवालों का, गीता निदान है दुखों का, लेकिन तुम गीता को पढ़ना बस तभी जब बनना हो तुम्हें भी पार्थी। वाह। बनना फरारी तो काटी फरारी थी 5 साल, मुझे फरारी बनना था तो मैंने फरारी काट ली थी दुनिया से। दुनिया के तानों की दिल पे चली आ रही 5 साल, और इस वजह से जो जो लोग मुझे मिलते थे वो ताने मारते थे कि तू करी क्या रहा है। मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूँ। नाम भी मेरा मुझे लगती गाली थी 5 साल, और इस वजह से जो लोग मेरे बारे में बोलते थे, जो मेरी बातें होती थी, उससे मुझे मेरा ही नाम गाली लगने लग गया। इसलिए शायद मैंने मयंक गुप्ता को मार दिया, क्योंकि वो आज भी गाली लगता था। वो सक्सेस के बारे में नहीं था, वो फेम के बारे में नहीं था, वो उस आइडेंटिटी के बारे में था जिसका बोझ अब मैं और नहीं उठाना चाह रहा था। मैं मिस्टर परफेक्ट होते होते, मैं मिस्टर राइट होते होते तंग आ चुका था बहनचोद ज़िंदगी से। अब ये इन चीज़ों के बारे में नहीं था। 2016 की बात थी। मैंने किसी बच्चे की काउंसलिंग की उस समय, तो मैंने उससे एक बात बोली। मैंने, यार तू हर चीज़ में पैसा क्यों ला रहा है कि सर इससे मेरी जॉब नहीं लगेगी, इससे मेरा पैकेज नहीं लगेगा। तू एकलौता बेटा है, तेरे को इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि घर पे क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे देख लेंगे वो लोग, जा तू कर, तेरे को बहनचोद जो करना है जीवन में, एक ही तो लाइफ मिली है। आपको पता है, हर दिन 1.5 लाख लोग जो घर से निकलते हैं वो साले कभी घर पहुंचते ही नहीं है जिंदा, उनकी लाश आती है। वो ज़िंदगी भर की प्लानिंग करके चलते हैं, वो ईएमआईज भरते हैं, वो घर खरीद लेते हैं, पर किसी चीज़ का भरोसा नहीं है। हम किस बात की प्लानिंग करते हैं यार, 1 सेकंड में ख़त्म हो जाता है सब जब होना होता है तो। खैर, मैं आपको नज़्म सुना रहा था। बनना फरारी तो काटी फरारी थी 5 साल, दुनिया के तानों की दिल पे चली आ रही 5 साल, नाम भी मेरा मुझे लगती गाली थी 5 साल, पूछो ना लाइफ ये कैसे गुजारी थी 5 साल। 5 साल जिया जैसे जेल में वो कैदी, 5 साल मुझे एक बेल नहीं मिली, 5 साल आंखें बनी रही नील नदी मेरे, 5 साल मेरे हाल रहे जैसे सती, 5 साल ऐसे थे 50 साल थे, 5 साल में मैंने पकाए बाल थे, बना बेमिसाल हूँ मैं, जो किया कमाल था मैं, जो भी हूँ मैं 5 साल के कमाल थे, यही हूँ मैं भी। साली यही चीज़ें जब मैं तब पढ़ता था ना तो इतना मज़ा नहीं आता था, ये लिखा हुआ सालों पुराना काम है, पर आज जब स्पिट करता हूँ तो मज़ा आ जाता है। आज मैं बीट पे जिस तरीके से पढ़ पाता हूँ चीज़ें, मुझे प्यार हो गया अपने आप से। क्या चीज़ें हैं जो बहनचोद आर्ट कर सकती है दुनिया में, पैसा नहीं कर सकता, पर आदमी नहीं समझेगा। तू भी दे 5 साल देखेगा जादू, आप भी समझो। जैसे ये नहीं कि ज्ञान दूंगा बहनचोद जो करना है करो लाइफ में, पर किसी भी चीज़ को जब हम करते हैं ना सीरियसली, और ख़ासकर जैसे मैंने किया, मैंने 5 साल इस बारे में सोचा ही नहीं कि किसी को मेरा काम कैसा लगेगा, और आज मुझे इस बात की 100% श्योरिटी है कि मैंने जो बना लिया ना, वो बहनचोद धरती पर कभी हुआ ही नहीं। आदमी समझे नहीं समझे, चूतिया बोले, ये सब अपनी जगह ठीक है। हमने तो गांधी तक को चूतिया बोल दिया, तो कोई अगर हमें बोल देगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बोलने से हो नहीं जाता आदमी।
चीते से बोले थे तैरो तो कहने के मानी थे इनके के हारो, अपने भी लगते थे गैरों के जैसे के करते सुलूक के बैरो। चीते से बोले थे तैरो, बहनचोद मुझे पढ़ाने लिखाने की क्या ज़रूरत थी यार। चेस खिलाते मैं ग्रैंड मास्टर बनता, वो कराते जो मैं करना चाहता। मुझे म्यूज़िक सीखना था, नहीं सीखने दिया। मुझे गाना गाना था, नहीं गाने दिया। पढ़ो 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 पढ़ो। बहनचोद पढ़ाई नहीं की तो क्या दुश्मन बन जाओगे? तू भी दे 5 साल, देखेगा जादू, जोड़ ले तो 10,000 घंटे। बाबू जोड़ लिए मैंने, बन गया मैं मास्टर अपने काम में। मुझे नहीं है ज़रूरत आपकी, और प्यार मुझे कभी मिला ही नहीं आपसे, तो पापा मर जाऊंगा मैं। पर मैं आपसे अब कभी कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कॉन्वर्जेशन कैसे इनिशिएट करें। क्या ज़रूरत थी चीते से बोलो के तैरो? क्यों? चीता था दौड़ने देते, हर पीगल था उड़ने देते, तैरना ही क्यों था पापा? चीते से बोले थे तैरो तो कहने के मानी थे इनके के हारो, अपने भी लगते थे गैरों के जैसे वो करते सुलूक के बैरो। जैसे साला दुश्मनी हो गई हो। कैसे ना कोई जहरो, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ? कारण निये के ठहरो, चाहत थी हासिल करूं ब्लैक पर्ल, मैं जैक सपर पे स्पैरो। लड़का मैं 16 का, सन की मैं शोला था, निकला मैं घर से जो खून ये खौला था। आग बबूला मैं कौन क्या भूला, मैं सबर का घड़ा जो फूटा था। रिश्ते और नातों पे थूका था थू, दिल मेरा अपनों से टूटा था यूं। उनको पता भी नहीं रूठा था उनसे क्यों, भरोसा दुनिया से उठा था क्यों। मुर्शिद से मिला चला उसके कहने पे, अमृतसर की बात कर रहा हूँ। धूप या छाँव या बारिश में, कभी देखा ही नहीं मौसम क्या है, वक्त क्या है, धूप है, छाँव है, बारिश है। जाना था तो जाते थे कम से कम, ऐसा तो लगता था कि कोई अपना है, कोई समझता है। पहुंचा फलक पे था ये मेरा लखना था, 100% हर एक कोशिश में। पता है सब सक्सेस होने के लिए क्या करना है, वैंचुत करता नहीं है कोई। उस समय मैंने किया तो हो गया। हद में नहीं रहना था मुझको कभी, क्योंकि छोटा नहीं था मैं कद में। चुप रहो, तुम्हें क्या पता, नंबर तो आते नहीं है तुम्हारे। अरे तो नंबर नहीं आते तो बहनचोद इसका मतलब ये थोड़ी है कि ज्ञान नहीं है। गंदगी सुनता ये कब तक, ज़माने की कब तक ये रखता मुंह बंद में। बोलने में इतना अच्छा हो गया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात ये है कि मुझे ऐसा लगता था अगर मैं बोलने में इतना अच्छा नहीं हुआ तो शायद ये लोग मेरी बात सुनेंगे ही नहीं। मेरी हर बात काट दी जाती थी क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा था। अब काटो, काट लोगे, तर्क कर लोगे मुझसे, बहस कर लोगे, करो। फटके हाथ में आ जाएगी बहनचोद। तो क्यों बना दिया एक आदमी को ऐसा? बना था फिर मैं भी स्वार्थी, लड़ा था 5 साल जैसे कि वॉर थी। ख्वाबों की उठानी अर्थी नहीं थी, मैं खुद ही का बना था सारथी। खुद ही को गाइड किया मैंने, क्योंकि कौन करता मुझे। जिनका था मैं, उन्होंने तो कभी मुझे अपना माना ही नहीं। हार कैसे मान लेते माइंडसेट वॉर का, मैं 5 साल बिना रुके चला, विजन फॉर था एलॉन मस्क का जैसे मिशन मार्स है ना, इतना ही मीनिंग है मेरे बार्स का। उसके लिए वो इम्पोर्टेंट होगा, मेरे लिए ये है। मैं ये इसलिए नहीं कर रहा कि लोग कुछ और कर रहे हैं मैं ये कर रहा हूँ। लोग कुछ और कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पैसा कमाना है, सक्सेसफुल होना है, घर चलाना है। मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना। मैं अलग हूँ। हार के वेस्ट नहीं करना, सीख के बेच देना। तू बंदा निडर बन के डर को फेंक देना, मुश्किल का खा लेना जैसे कि कोई ये प्रूफ देना हो जिए तू, वरना फेंको ना। मैंने भी यही किया, 5 साल रोज़ अपना बेच दिया। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा मुझे कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है। मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे करना था। साथ तू देना सही का, रहना न वरना कहीं का, खुद को बदलने का लेना है ठेका, जो बदला नहीं ना कहीं का। हर 3 4 5 साल में मैं ऐसा हो जाता हूँ जैसा मैं पहले नहीं था, क्योंकि मैं रोज़ सोचता हूँ, मैं रोज़ चीज़ें देखता हूँ, और मैं जो भी करता हूँ मुझे उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस, कमियाँ दिखती हैं। मैं किसी भी चीज़ को लगातार नहीं कर पाता। पर ताज्जुब की बात है, पिछले 5 साल से मुझे 1 रुपया नहीं आया, और मैं रोज़ घर पे बैठ कर शायरी कर रहा हूँ। पिछले 5 साल से एक दिन ऐसा नहीं गुजरा, चाहे मेरे दादाजी की डेथ हो गई हो, चाहे कोई इमरजेंसी आ गई हो, चाहे कुछ हो गया हो, मैंने रोज़ लिखा है। मैंने अपने आप से वो ईमानदारी दिखाई है जो कभी कोई आर्टिस्ट अपने आप से दिखा नहीं पाता। क्यों?
क्योंकि बनना जो अब तक नहीं था इस दुनिया में, करना जो मुमकिन नहीं था। मानो तो पत्थर ही खुदा है दुनिया में, मानो तो रहबर है गीता। जो भी ना जीता वो पढ़ लेगा गीता, तो वजह वो जानेगा हार की। लफ्ज़ हैं हीरे से मानिए कुंदन से, लेकिन बस समझेगा पार की। गीता जवाब है सारे सवालों का, गीता निदान है दुखों का। लेकिन तुम गीता को पढ़ना जभी भी तक बनना हो तुम्हें भी पार थी। तो गीता तुम तभी पढ़ना जब तुम्हें भी अर्जुन बनना हो। मुझे तो बनना था। मुझे वो बनना था जो आज तक कभी हुआ ही नहीं। मुझे वो बनना था जिसने आज तक की सारी फिलॉसफीज काट दी, जिसने शायरी को नया डायरेक्शन दिया, जिसने नए फ्लोज इंट्रोड्यूस किए शायरी में, जिसने शायरी को उस पैकेज में बना दिया जिस पैकेज में शायरी आज तक किसी ने साली सोची नहीं थी। मेरी शायरी सुनो बहनचोद, पर उसे शायरी की तरह सुनो, उसे रैप की तरह मत सुनो, पर उसे बीट पे सुनो, पर समझो, उसके साथ वक्त बिताओ। देखो मैंने क्या बातें की, मैंने फ़िलॉसफी की है। हर चीज़ के पीछे डबल मीनिंग है, ट्रिपल मीनिंग है। हर बार अगर एक तरीके से लिखा गया है तो उसके पीछे एक सेंस है यार, वो दुनिया समझ ही नहीं पा रही। ये कैटेगरी ऑफ वन है। आई बिगेन विद एंड इन माई माइंड। मुझे पता था मैं क्या बना रहा हूँ। पसंद नहीं आना अपनी जगह ठीक है, पर समझ ना पाने पे दुख होता है। आज नहीं तो कल तो दुनिया समझेगी, पर तब तक देर हो जाएगी। पर मैंने ये 5 साल ऐसे दिए। अच्छा, समझो बेसिक आइडिया भी क्या था एलएफजी की दुनिया के पीछे। मैं एक आइडिया से हमेशा बहुत फैसिनेट होता था कि मयंक, अगर तुम कोई भी काम किसी के लिए नहीं करोगे, किसी के लिए नहीं करोगे, तो तुम क्या करोगे। जैसे मैं ट्रेनिंग में हमेशा एक बात बोलता था कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि आप लोग मेरे सामने बैठे हो। अगर आप लोग वहाँ नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। यानी मेरा घर आप लोग चला रहे हैं, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं हूँ कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा ट्रेनर हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि आप लोगों को इसकी ज़रूरत है। ये बात मुझे उस समय बहुत अच्छी लगती थी, और आज सोच के देखता हूँ तो मैं ये बोलता था कि क्यों मयंक, अपना वक्त रैंडमली किसी को भी देने की क्या ज़रूरत है। तेरे पास वैसे ही बहुत लिमिटेड टाइम है ब्रो। मैं हमेशा से सोचता था कि क्या करूँगा मैं अगर मुझे किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करना। मैं काउंसलिंग करता था, मैं बच्चों से अक्सर ही बात बोलता था कि अगर पैसे जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती तो तुम क्या करते। वो मैं उनसे पूछता था, भाई क्या करना चाहते हो सर। नौकरी करेंगे। नौकरी क्यों करोगे भाई। सर क्योंकि घर चलाना है, पैसा तो कमाना पड़ेगा। मैंने, अगर पैसे जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती ब्रो तो तू क्या करता। एक दिन मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया, और उस दिन से मैंने सब छोड़ दिया। एलएफजी की दुनिया में पैसा नहीं है, एलएफजी की दुनिया में वक्त नहीं है। अब मुझे वो करना है जो मुझे करना है। पता है मुझे क्या करना है। अब मैं ये गाना डालूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा ये गाना, शायद आपको भी जमे। ये वो चीज़ें हैं जो मुझे करनी है। मुझे ये फैसिनेट करता है। हवाओं में किले बने कोई नहीं आधार, यहाँ फूक के पड़े रहने से होई नहीं व्यापार। मेरी जीभ तलवार, तेरे हौसले सलवार। भले ही प्लान नहीं है जीने के पर मौत के तैयार। सांस न ले पाने के लिए और चाहिए टार। ये एक पीओवी है जाविये के और कई आकार, क्योंकि बचपने से मिला नहीं है बहुत चाहिए प्यार। मुझे जो भी मिले बोले तेरे बहुत सही है यार। मैं अगर असली मर दूंगा तो मांग तेरी भर दूंगा, कोई हिला भी नहीं पाएगा अगर टांग मेरी दर दूंगा। बात मेरी कट गई तो काट के मैं सर दूंगा, दिल गमों की खदान कॉपी रात में ही भर दूंगा। सबर का फल फूटा ही नहीं, झाड़ पे ही सड़ चुका मैं जब तक आया मेरा सगा। बात मेरी कर चुका एक ही डर, एक मुझे रोज सताता है कि मैं सुबह सो के नहीं उठा, रात में ही मर चुका। कागजों पे उगा देखो पास ला रखा है, लिखे छोटे छोटे बार्स मीनिंग वास्ट ला रखा। कोई नहीं है कीमत या फिर 5 लाख रखी है, बड़ी दूर से सफ़र उठा के पास ला रखा। गाने नहीं बनाए मैंने मास्टरपीस है, मेरे ख्वाबों की बलि देकर ये मांस ला रखा। टेबल पे जो लाते हैं हम वही तो होते हैं, मेरे पैरों ने छाले और मैंने फासला रखा। तू लंकाए गोट तेरी जाट साउंड है, मेरे बोंग फूकने का मतलब 7 राउंड है।
उठा ही नहीं पाता डंबल 5 पाउंड के, बताना हासिल क्या किया है मेरी बात ना सुन के, मुश्किलों का हल है मेरी पास ना उनके, मेरा खुदा मर गया है मेरी प्रार्थना सुन के, फूकता हूँ क्योंकि मेरी आत्मा सुलगती तेरी गांड फट जाएगी मेरी दास्ता सुन के, कैसे हो सकते हैं हम जो और कैसे हैं, घर पे पूछती है माँ के और पैसे हैं, अलग है हम बाकी सारे और जैसे हैं, हम तो चाहतों को हासिल करके छोड़ देते हैं, वो साउथ में लगे हैं नॉर्थ पोल जैसे हैं, उनका शेप पूछा तो वो बोले होल देखें, अरे एलजी अजीम वक्ता बड़े बदतमीज़ है क्यों जो भी दिल में आता है वो बोल देते हैं, हवाओं में किले बने कोई नहीं आधार, यहाँ फूक के पड़े रहने से हो ही नहीं व्यापार, मेरी जीब है तलवार तेरे हौसले सलवार, भले ही प्लान नहीं है जीने के पर मौत के तैयार, सांस ना ले पाने के लिए और चाहिए टार, ये एक पीओवी है जाविये के और कई आकार, क्योंकि बचपने से मिला नहीं है बहुत चाहिए प्यार, मुझे जो भी मिले बोले तेरे बहुत सही है यार। ये क्रिएट करना था मुझे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब ये दुनिया को कैसा लगता है, मतलब आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, पर अब ये चीज़ें इस बारे में नहीं रही है, बहुत देर हो चुकी है। हवाओं में किले बने कोई नहीं आधार, यहाँ फूक के पड़े रहने से हो ही नहीं व्यापार, जीब है तलवार तेरे हौसले सलवार, भले ही प्लान नहीं है जीने के पर मौत के तैयार, सांस ना ले पाने के लिए और चाहिए टार, ये एक पीओवी है जाविये के और कई आकार, क्योंकि बचपने से मिला नहीं है बहुत चाहिए प्यार, मुझे जो भी मिले बोले तेरे बहुत सही है यार, मैं अगर असली मर दूंगा तो मांग तेरी भर दूंगा, कोई हिला भी नहीं पाएगा अगर टांग मेरी धर दूंगा, बात मेरी कट गई तो काट के ये सर दूंगा, दिल गमों की खजाने को अपनी रात में ही भर दूंगा, सबर का फल टूटा ही नहीं झाड़ पे ही सड़ चुका, मैं जब तक आया मेरा सगा बात मेरी कर चुका, एक ही एक डर मुझे अब रोज़ सताता है कि मैं सुबह सो के नहीं उठा रात में ही मर चुका, कागज़ों पे होगा देखो पास ला रखा है लिखे छोटे छोटे बार्स मीनिंग वास ला रखा, कोई नहीं है कीमत या फिर 5 लाख रखी है बड़ी दूर से सफ़र उठा के पास ला रखा, गाने नहीं बनाए मैंने मास्टरपीस है मेरा बॉन्ग फूकने में मतलब 7 राउंड, गाने नहीं बनाए मैंने मास्टरपीस है मेरे ख्वाबों की बलि देकर ये मांस ला रखा, टेबल पे जो लाते हैं हम वही तो होते हैं, मेरे पैरों ने छाले और मैंने फासला रखा, तू लंका है गोट तेरी जाट साउंड है, मेरे बॉन्ग फूकने का मतलब 7 राउंड है, उठा ही नहीं पाता डंबल 5 पाउंड के, बताना हासिल क्या किया है मेरी बात ना सुन के, मुश्किलों का हल है मेरी पास ना उनके, मेरा खुदा मर गया है मेरी प्रार्थना सुन के, फूकता हूँ क्योंकि मेरी आत्मा सुलगती तेरी आंट फट जाएगी मेरी दास्ता सुन के, कैसे हो सकते हैं हम जो और कैसे हैं, घर पे पूछती है माँ आके और पैसे हैं, अलग है हम बाकी सारे और जैसे हैं, हम तो चाहतों को हासिल करके छोड़ देते हैं, वो साउथ में लगे हैं नॉर्थ पोल जैसे हैं, उनका शेप पूछा तो वो बोले होल देखे हैं, अरे एलफजी अजीम वक्ता बड़े बदतमीज़ है क्यों जो भी दिल में आता है वो बोल देते हैं, हवाओं में किले बने कोई नहीं आधार, यहाँ फूक के पड़े रहने से हो ही नहीं व्यापार, मेरी जीब है तलवार तेरे हौसले सलवार, भले ही प्लान नहीं है जीने के पर मौत के तैयार, सांस न ले पाने के लिए और चाहिए टार, ये पीओवी है जाविये के और कई आकार, क्योंकि बचपने से मिला नहीं है बहुत चाहिए प्यार, मुझे जो भी मिले बोले तेरे बहुत सही है यार। अब मैं मीनिंग नहीं समझा रहा, जैसे आगे ज़रूरत पड़ेगी तो समझा दूंगा, पर अब ये इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बचा, एंड दैट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दिस। जैसे उस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है मैं लिरिक्स ब्रेक डाउन करूँ और मैं उसकी महानता पर जाऊँ, पर वो एक अलग ही चैप्टर है। ये साउंड देखो यार, मैंने पिछले 5 सालों से ये साउंड चेज़ की है, मैंने 3500 से ज़्यादा गाने बनाए और कोई गाना नहीं डाला, कभी प्रमोट नहीं किया, मैं कभी दुनिया के सामने नहीं आया, क्योंकि ये सब इन चीज़ों के बारे में नहीं था। पर अब मैं दुनिया के सामने इसलिए आना चाहता हूँ ताकि मैं दुनिया को बता सकूँ यार देखो मैंने क्या बनाया है। अब क्योंकि मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ पहली बार, मुझे यही नहीं पता कि मैं शुरू कैसे करूँ, अपने आप को प्रमोट कैसे करूँ, पॉडकास्ट में आऊँ, लिटरेचर फेस्टिवल्स में जाऊँ, शायरी करूँ, जैसे क्या कंटेंट बनाऊँ नहीं पता, एल्बम को कैसे कंसेप्चुलाइज करूँ नहीं पता, वीडियोस कैसे बनाते हैं नहीं पता, देर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स जो मुझे नहीं पता और उस वजह से साला मैं कहीं नहीं हूँ। बट मेरी आर्ट किसी चीज़ की मोहताज नहीं है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैंने ज़िंदगी भर अपने आप से एक ही सवाल पूछा कि मयंक अगर कोई ना देखे तो तू क्या बनाएगा। जवाब था एलफजी की दुनिया, मैंने वही बनाया। पर अब मैं चाहता हूँ आप लोग देखें इसे, मैं चाहता हूँ आप लोग समझें, उन बारीकियों को अप्रिशिएट करें जो मैंने एलफजी होने में लगाई हैं, एलफजी की दुनिया बनाने में लगाई हैं। आने वाले टाइम में कोशिश करूँगा और अच्छे लिरिक्स और अच्छा साउंड करें।
मैं कोशिश करूँगा और अच्छा गाना बन जाए। पर यकीन मानिए जो मेरा पुराना काम है ना वो ऑलरेडी इतना बढ़िया हो चुका है, बस अब वो दुनिया के सामने लाने की देर है। और इस बार मैं सीरियसली कोशिश करूँगा कि मैं दुनिया के सामने वो काम ला पाऊँ। मैंने 5 साल बिना किसी चाहत में दे दिए। मैं चाहता हूँ आप एक बार एल्विस जी की दुनिया पर गौर ज़रूर दें।